गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे जिसमें हमने सेल टॉपिक को कंप्लीट किया था। उसी से आगे हम देख रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का क्या अर्थ होता है, इसकी मीनिंग और इसके जो पोजीशन है, और फिजियोलॉजी का क्या अर्थ है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पोजीशन से भी 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और 2 क्वेश्चन तो इसी से, इसके अर्थ से ही आ जाता है कि एनाटॉमी का क्या अर्थ होता है और फिजियोलॉजी का क्या अर्थ होता है। इन दोनों से ही एक एक क्वेश्चन बन जाता है। तो एनाटॉमी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शरीर रचना विज्ञान। क्या कहते हैं? एनाटॉमी का क्या अर्थ है? शरीर रचना विज्ञान। और फिजियोलॉजी को कहते हैं हम शरीर क्रिया विज्ञान। फिजियोलॉजी का जब आएगा तो शरीर क्रिया विज्ञान मतलब फंक्शन। फिजियोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? फंक्शन होता है। इसके अंतर्गत हम स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। तो जो पहला हम देखेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी जो वर्ड है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एना प्लस टॉमी। एनाटॉमी कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो आपको बताने हैं 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एना का अर्थ होता है ए पार्ट। ए पार्ट इसका होता है टू कट या कटिंग। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम? मतलब एनाटॉमी है चिकित्सा शास्त्र की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम शरीर की रचना तथा अंगों का अध्ययन करते हैं। शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी अंग की आकृति कैसी है, इन सब का अध्ययन हम एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। जो एनाटॉमी जो शब्द है ये भी पूछ लेता है कि ये कैसा शब्द है। तो एनाटॉमी शब्द क्या है? ग्रीक शब्द है। कैसा है? ग्रीक शब्द है। ये भी एक क्वेश्चन है कि एनाटॉमी शब्द कैसा है? एक ग्रीक शब्द है। आपको 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि एनाटॉमी का पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन गया कि एनाटॉमी का अर्थ क्या है? शरीर रचना विज्ञान। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हर एग्जाम में। और फिर दूसरा एनाब्लेस्टोमी का अर्थ क्या होता है? इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो अंगों का अध्ययन करते हैं। किसका? स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। एनाटॉमी है वो कौन सा शब्द है, किस भाषा का है? तो ग्रीक भाषा का है। आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम देखेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। इससे आगे फिर हम फिजियोलॉजी है, इसको थोड़ी बाद में देखेंगे। पहले एनाटॉमिकल पोजीशन देख लेते हैं। एनाटॉमी पहले देखा है। तो एनाटॉमी में हमने पहला लिखा है एनाटॉमिकल, पहले तो यही है एनाटॉमिकल पोजीशन कि जो एनाटॉमिकल जो स्थिति होती है वो कैसी होती है। तो एनाटॉमिकल जो स्थिति होती है तो ऐसे हम स्ट्रेट एकदम खड़े हो जाते हैं, साइलेंट में, सावधान की स्थिति रहती है। निगाहें जो हमारी सामने रहती हैं, हथेली भी हमारी सामने की तरफ से ही आकर के ऐसे हम रखते हैं। ये एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। इसी में एक वर्ड और होता है फंडामेंटिकल पोजीशन, जिसमें हमारे हथेली की स्थिति बदल जाती है। हथेलियों को हम एनाटॉमिकल पोजीशन में सामने की तरफ से ला रहे थे और इसमें क्या है, हम हथेलियों का जो पोजीशन है हम ऐसे साइड की तरफ से लाएंगे। ये फंडामेंटिकल पोजीशन होती है। इसी में हमने पहला लिखा है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर जो होता है, एंटीरियर वर्ड से ही पता चलता है आगे। एंटीरियर का क्या अर्थ होता है? आगे, मतलब हमारी बॉडी का आगे वाला पार्ट जो सामने दिख रहा है। तो हमारा सामने वाला जो पार्ट है, अब ऐसे पूछ लिया कि हमारी आंखें हैं तो किस भाग पर हैं? तो किस भाग पर है? आगे वाले भाग पर है, क्योंकि सामने दिखती हैं। तो किस भाग पर है? एंटीरियर भाग पर। नाक भी हमारी किस भाग पर है? एंटीरियर भाग पर। तो आपको यही है कि हमारी बॉडी का सामने वाला भाग कौन सा भाग होता है? वो एंटीरियर भाग होता है, जिसे हम आगे वाला भाग भी कहते हैं। और दूसरा है इसी का अपोजिट, पोस्टीरियर, मतलब पीछे। पोस्टीरियर का क्या है? पीछे। तो हमारी बॉडी का पीछे वाला मतलब पीठ वाला भाग, तो पीठ वाला भाग पीछे वाला भाग कहलाएगा। अगर ऐसे पूछा जाए कि आपकी जो स्कैपुला बोन है वो किस पार्ट पर है, तो किस पार्ट पर है? पीछे वाले पार्ट पर है, तो पोस्टीरियर भाग पर है। किस पर है? पोस्टीरियर भाग पर। उसी से आगे हमने फिर वेंट्रल और डोर्सल। इसका आपको जो वेंट्रल मतलब कि अंदरूनी, वेंट्रल का अर्थ क्या होता है? अंदरूनी होता है, अंदर का। हमारे जो अंदरूनी अंग हैं, वेंट्रल का क्या अर्थ होता है? अंदरूनी, अंदरूनी अंग। इसी को हम क्या कहते हैं? विसरल ऑर्गन।
विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन का ही अर्थ होता है कि हमारे जो अंदरूनी अंग, तो हमारे अंदरूनी अंग का आगे वाला भाग, क्योंकि वेंट्रल पूछा गया है तो हमारे अंदरूनी अंग का आगे वाला भाग, तो अंदरूनी अंग में हमारे जैसे हार्ट है, लंग्स है, ये सब आ जाते हैं। तो हमारे हार्ट का जो आगे वाला पार्ट है तो हम उसको क्या कहेंगे, वेंट्रल, और उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा डोर्सल। तो हमारे हार्ट का जो पीछे वाला पार्ट होगा वो कौन सा भाग कहलाएगा, डोर्सल भाग कहलाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि वेंट्रल का क्या है, जो हमारे अंदरूनी अंग हैं, जो अंदर के ऑर्गन है, जो विसरल ऑर्गन है, तो उनका जो आगे सामने वाला भाग तो वेंट्रल कहलाएगा, उसी का जस्ट अपोजिट पीछे वाला भाग डोर्सल कहलाएगा। यहाँ से आपको यहाँ इधर तक समझ में आ गया। इधर से फिर हमने लिखा है प्लामर और डोर्सल, क्योंकि डोर्सल शब्द एनाटॉमी में कई जगह यूज होता है। तो प्लामर, प्लामर से आपको पाम, ये क्या है, हमारी पाम है, हथेली। हथेली का जो सामने वाला भाग हम इसी को प्लामर कहेंगे, जस्ट अपोजिट पीछे वाले भाग को डोर्सल कहेंगे। अब जैसे पूछ लिया मैंने कि आपके जो कार्पल्स बोन है वो आपके कौन से भाग पे स्थित है, तो हमारे कौन से, पाम वाले हथेली में मिलेंगे या पीछे वाले भाग पर मिलेंगे। कार्पल्स जो हमारे यहाँ पीछे वाले भाग पर मिलेंगे तो वो हमारे किस भाग पर है, तो डोर्सल भाग पर है। तो प्लामर और डोर्सल, हथेली का सामने वाला भाग तो प्लामर कहलाएगा, और हथेली का वही पीछे वाला जस्ट अपोजिट भाग डोर्सल कहलाएगा। फिर है सुपीरियर और इंफीरियर। आपको ऐसे ही जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बस आपको आगे और पीछे उसी को नोट डाउन करते जाना है। बाकी पोजीशन आपको एग्जाम में यही आएंगी, इन्हीं नाम से आएगा, आपको उनको पहचानना रहेगा कि हमारे कौन से भाग में क्या हो रहा है, कौन सी चीज स्थित है, कहाँ का पूछ रहा है। बस इतना आपको, यही एकदम लाइन टू लाइन आपको ऐसे नोट डाउन करना है। और इनकी जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस वो आपको नोट मतलब लिख लेना है अगर आपको नहीं आ रहा है, नहीं तो आप वीडियो को कई बार देख सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आगे देख रहे हैं सुपीरियर। सुपीरियर का अर्थ होता है मतलब ऊपर, इंफीरियर नीचे। तो हमारे जो सुपीरियर भाग है तो वो ऊपर वाला भाग हो जाएगा, जिसमें हम अपने हाथ, पैर और गर्दन को हटा दें, मतलब ट्रंक वाला जो पार्ट बचता है वो हमारा सुपीरियर भाग कहलाता है। तो सुपीरियर, जैसे इसका जो यूज है एथलेटिक्स में होता है, जब हम रनिंग मतलब दौड़ फिनिश करते हैं तो कौन सी दौड़, मतलब ये नहीं कि हमने दौड़ फिनिश की, हमने अपना पैर रख दिया या जाकर के पहले अपना हाथ रख दिया तो हम आगे हो गए, हम मतलब जीत गए, ऐसा नहीं होता है। हमने फिनिश कर ली, हमारा जो टॉर्सो फिनिश, जो हमारा आगे का सामने वाला भाग है, यहाँ से हमारी दौड़ फिनिश होनी चाहिए तभी वो मानते हैं। तो एथलेटिक्स में इसका यूज होता है टॉर्सो फिनिश। ये वर्ड आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब टॉर्सो फिनिश एथलेटिक्स में क्यों, रनिंग से लिया गया है। इंफीरियर हमारा क्या है, नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। जैसे कि हार्ट में भी आपने देखा होगा सुपीरियर वेना कावा होती है और इंफीरियर जो हमारे मतलब नीचे के पार्ट में ब्लड का सप्लाई करती है, लेकर जाती है, तो वो कौन सा है, इंफीरियर वेना कावा होती है। जो हमारे ऊपर के हिस्से में, हार्ट में मतलब ऊपर के हिस्से में जो ब्लड का वो करती है तो वो सुपीरियर वेना कावा होती है। आप यहाँ से भी इसको याद रख सकते हैं कि हार्ट में भी हमारी जो सुपीरियर वेना कावा कहाँ पर है, ऊपर वाले पार्ट पर है, और इंफीरियर है वो नीचे वाले पार्ट पर है। इससे आगे हम देखेंगे, इससे आगे मैंने लिख प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल का जो होता है समीपस्थ और दूरस्थ, मतलब समीपस्थ मतलब पास वाला और दूरस्थ दूर वाला। इसमें हमारे लिम्ब से लगाया गया है, किससे, लिम्ब। लिम्ब जो हमारा अपर लिम्ब है और लोअर लिम्ब, इसमें क्या अपर लिम्ब, तो अपर लिम्ब हमारा कहाँ से, ऊपर वाला भाग हो जाएगा जिसमें हमारा हार्ट वगैरह सब आता है, और लिम्ब नीचे वाला भाग हो जाएगा। तो इसमें हार्ट के सेंटर से जो दूरी है, अगर हम पूछे कि हमारी जो रेडियस अल्ला वोन है तो वो कहाँ पर है, समीपस्थ है या दूरस्थ है, तो हम हार्ट के सेंटर से लेंगे तो वो कौन से उसमें हो जाएगी, दूरस्थ पे आ जाएगी। और
जो हमारे हार्ट से नजदीक वाला है, सेंटर से, हार्ट के सेंटर से हम लगाएंगे, समीपस्थ और दूरस्थ। तो इसमें लिम्ब से है, आपको लिम्ब मतलब इसका आर्म भी होता है। लिम्ब का क्या होता है? आर्म। आर्म मतलब भुजा, हमारे दूर है। तो जो हमारे हार्ट से दूर जाता जाएगा तो वो हो जाएगा डिस्टल, और जो हमारे हार्ट के नजदीक आएगा वो क्या होगा? प्रॉक्सिमल। और इसके बाद है ओरिजिन और इंसर्शन। ओरिजिन का जो अर्थ होता है वो होता है उद्गम। उसको क्या कहते हैं? हिंदी में उद्गम कहते हैं। ओरिजिन को क्या कहते हैं? उद्गम। उद्गम। और इंसर्शन को कहते हैं निवेशन। उद्गम का अर्थ होता है जहां से वो निकल रही है। जैसे हम कहें कि गंगा से क्या निकल रही है? गंगोत्री। ऐसे ही इसमें हमारी मसल्स से लिया गया है कि हमारी उस मसल्स का उद्गम, ओरिजिन भाग कहाँ से है, स्थित कहाँ से है, और वो उसका निवेशन कहाँ पर है। जैसे हम देखें, अब हमारी बाइसेप्स है, तो बाइसेप्स का तो ये दो मुआ मांसपेशी होती है। अगर हम पुलअप्स कर रहे हैं तो इसका जो उद्गम भाग होगा वो दूसरा होगा और निवेशन भाग होगा वो दूसरा होगा। और ट्राइसेप्स है वो हमारी तीन मुहा मांसपेशी है, लेकिन उसका भी स्थितियों में चेंज हो जाएगा। लेकिन बाकी जो मांसपेशियां हैं तो उनका जो ओरिजिन और इंसर्शन एक ही होता है कि कहाँ से वो निकली है, कहाँ उसका निवेशन समाप्त हो रही है। तो इनका जो है उद्गम और निवेशन, लीवर जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मांसपेशियों का जब तक हमको उद्गम और निवेशन नहीं पता होगा तो लीवर का जो स्ट्रक्चर है, जो लीवर का फंक्शन है, वो हमें को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। कम से कम 20 ऐसी मांसपेशियां हैं जिनका हमको ओरिजिन और इंसर्शन भाग लर्न करना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम देखें कि ये मसल्स है, ये हमने मसल्स बना दिए, यहाँ पर ऐसे हमने मसल्स बना दिए। अब इस मसल्स का, जैसे हमने अभी बाइसेप्स को बताया था, अगर हम पूरा पूछेंगे तो ह्यूमरस का हेड आ जाएगा, नहीं तो वैसे रेडियोअल्नरी जॉइंट्स और वो आ जाएगा। अब ऐसे इसका एक भाग कौन सा होगा? ये उद्गम भाग होगा, ये निवेशन भाग होगा। क्योंकि अगर हमारी कोई मांसपेशी स्थिर एक जगह पर नहीं है तो हम वो उस पर बल नहीं लगा पाएंगे। अगर कोई चीज लटकी है तो उस पर हम बल लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। जब तक एक चीज स्थिर नहीं होगी तो हम दूसरी चीज से बल नहीं लगा सकते हैं। अगर यहीं से हमारी जो ह्यूमरस का हेड है ये लटका हुआ होता तो हम क्या ये पेन उठाने में उठा सकते? नहीं उठा सकते, क्योंकि जब तक ये चीज स्थिर नहीं होगी। अब हमारा ये स्थिर है, हम अपने हाथ को कहीं भी चला सकते हैं, उठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और मांसपेशियां जो होती हैं तो बल कहाँ पर? इसके सेंटर से लगाती हैं। बल कहाँ से लगाती हैं? सेंटर से ही बल लगाती हैं। फोर्स मांसपेशी स्थिर होती है यहाँ से तो बल यहीं से लगेगा, बीचों बीच से ही बल लगता है। इसके बाद हम देखें, आपको उद्गम और इंसर्शन समझ में आ गया होगा कि उद्गम जो होता है वो स्थिर होता है और निवेशन होता है वो गतिशील होता है। फिर सुपाइनेशन और प्रोलाइनेशन। सुपाइनेशन का मतलब हो गया सुलाना। अब कैसे सुलाना? पीठ के बल या पेट के बल? तो सुपाइनेशन है जो हमारा पीठ के बल सुलाना। कैसे? पीठ के बल सुलाना। जैसे हथेली कोहिनी से सीधे, जैसे हथेली है कोहिनी से, हम ऐसे कहेंगे ये सुपाइनेशन है, ये प्रोलाइनेशन है कि हम प्रोन्नति, किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हम हाथ को ऐसे करके आशीर्वाद नहीं देते हैं, ऐसे उल्टा करके देते हैं। तो ऐसे ही आपको इसी स्थिति से लर्न कर लेना कि हमारी कलाई से, यहाँ से कोहिनी वाले भाग से जैसे क्रिया हो रही है तो हम अपने हाथ को कैसे करेंगे? सुपाइनेशन, प्रोलाइनेशन। सुपाइनेशन, सुपाइनेशन मतलब पीठ के बल। हम अब ऐसे पीठ के बल सोएंगे तो सुपाइनेशन हो जाएगा और पेट के बल सोएंगे तो प्रोलाइनेशन हो जाएगा। इसके बाद है सुपरफिशियल और डीप। ये हमारे स्किन से रिलेटेड है। सुपरफिशियल और डीप मतलब कि सुपरफिशियल हो जाएगा ऊपरी सतह, जो हमारी
स्किन की ऊपरी सतह है डर्मिस। डर्मिस क्योंकि स्किन के भी पार्ट होते हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। जो हाइपोडर्मिस होता है वो अंदरूनी पार्ट होता है और जो डर्मिस होता है वो ऊपरी पार्ट होता है। तो सुपरफिशियल मतलब हमारा ऊपरी सतह। ऊपरी सतह तो ऊपरी सतह हमारी स्किन है, तो स्किन की जो पहली लेयर होगी तो क्या होती है, डर्मिस। और उसी डीप, उसी का अपोजिट है डीप। डीप मतलब अंदरूनी, अंदरूनी परत, तो हाइपोडर्मिस। फिर है सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। जो सिमेट्रिकल है, शरीर के वे अंग जो दाएं और बाएं दोनों पार्ट में होते हैं। जैसे कि हमारे दाएं भाग में भी वो पार्ट होगा और बाएं भाग में भी पार्ट होगा सिमेट्रिकल में। तो हमारे जो दाएं और बाएं भाग में पार्ट है, जैसे हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, आंख हो गए, कान हो गए, ये सब चीजें दो हैं। सिमेट्रिकल मतलब दो हैं, दो पार्ट हैं। और वही हो जाएगा असिमेट्रिकल मतलब एक पार्ट। तो हमारा जो हार्ट है वो एक ही है, लंग्स है वो एक ही है, ऐसे जो मतलब एक है, तो वो क्या है, असिमेट्रिकल है। कि इसको हम सिमेट्रिकल को हम बाइलेटरल भी कहते हैं, इस यूनिलैटरल कहते हैं, इसको बाइलेटरल कहते हैं। इसको बाइलेटरल, इसको यूनिलैटरल, क्योंकि एक होता है, ये दो होते हैं। इसको बाइलेटरल कहते हैं, इस वाले को बाइलेटरल कहते हैं सिमेट्रिकल को, इसको यूनिलैटरल कहते हैं, क्योंकि इसमें एक पार्ट होता है। इसमें हमारे दो दो पार्ट होते हैं, दाएं और बाएं दोनों भागों में पाए जाते हैं। फिर है मीडियल और लेटरल। मीडियल मतलब कि हमारे मध्य भाग से, मध्य रेखा से शरीर के जो दाएं भाग या ऊपर नीचे कहीं भी होता है, तो मीडियल पार्ट हमारा इधर से ही लगाया जाएगा, मीडियल पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारी बॉडी के 2 पार्ट्स डिवाइड हो जाएंगे। और लेटरल जो होगा, शरीर के दाएं भाग मतलब साइड वाला, लेटरल मतलब क्षैतिज हो जाता है, साइड वाला भाग लेटरल भाग कहलाता है। अब है क्रेनियल और कॉर्डल। जो क्रेनियल भाग होता है वो हमारा सिर वाला भाग होता है। क्रेनियल भाग क्या होता है, सिर वाला भाग होता है, सिर वाला भाग होता है। और ये पूंछ वाला मतलब टेल, पूंछ वाला भाग होता है, पूंछ वाला भाग। अब हम पूछेंगे क्रेनियल जो नर्व है वो हमारी कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेनियल जो नर्व है तो हम कितना है, कितनी होती है, 12। अब पूंछ वाले कॉर्डल, कॉर्डल कितनी है, 32 नर्व। कितनी है, 32 नर्व। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपको सिमेट्रिकल भी, जैसे मुंह भी हमारा एक है और हार्ट हमारा एक है, जीभ हमारी एक है, अग्नाशय हमारा एक है, प्लीहा हमारा एक है, जो भी हमारा पार्ट एक है मतलब असिमेट्रिकल में आ जाएगा, और जो हमारे पार्ट दो हैं वो सिमेट्रिकल में आ जाएगा। आपको एंटीरियर भाग समझ में आ गया, पोस्टेरियर, वेंट्रल, डोर्सल, प्लामर, डोर्सल, प्लांटर और डोर्सल, सुपरफिशियल, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रॉक्सिमल, डिस्टल। सारे आपको एनाटॉमिकल पोजीशन समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी को कहते हैं शरीर क्रिया विज्ञान। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया है, ये भी कई बार एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इन दोनों का अर्थ नहीं पूछा गया हो कि फिजियोलॉजी का अर्थ क्या होता है और एनाटॉमी का अर्थ क्या होता है। तो आपको ये क्वेश्चन एकदम से दोनों रट लेने हैं, दोनों एकदम से रट लेने हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी का अर्थ आपको शरीर रचना विज्ञान, रचना, आपको रचना याद रखना है। स्ट्रक्चर, इंग्लिश में आप स्ट्रक्चर वर्ड याद लर्न कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश वर्ड से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। और इसमें फंक्शन, क्योंकि जब क्रिया होती है तो उसे हम फंक्शन कहते हैं, फंक्शन। दोनों में मतलब इंग्लिश का आप ये वर्ड एकदम से कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब फिजियोलॉजी भी क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, फिजियो प्लस अलॉजी, जिसमें फिजियो का अर्थ होता है प्रकृति, अलॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। हम मतलब प्रकृति के उसमें जो अध्ययन करते हैं वो हमारा क्या है, फिजियोलॉजी है। और हम फिजियोलॉजी के अंतर्गत ये चिकित्सा शास्त्र की बहुत शाखा हो जाएगी,
जिसमें हम जीवित प्राणियों के अंगों की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, फंक्शन का अध्ययन करते हैं कि उसका हार्ट है वो कैसे फंक्शन करता है, लंग्स कैसे फंक्शन करता है, उसकी किडनी कैसे फंक्शन करती है। इन सब जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, इन सब के फंक्शन के बारे में हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद जो बस इसमें इतना ही जानना बहुत है। इसकी डिफिनेशन वगैरह में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसके सिर्फ अर्थ में ही इतना ही आता है कि फिजियोलॉजी का अर्थ क्या होता है। तो आपको बस इतना जानना है कि शरीर क्रिया विज्ञान, इसकी डिफिनेशन और फालतू का इतना सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिससे मतलब मोस्ट क्वेश्चन बनता है उतना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप उतना ही याद करिए जितना आपके एग्जाम में आना है। फालतू चीज़ें अपने दिमाग में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और उसकी पोजीशन क्या होती है। पोजीशन से हमेशा क्वेश्चन आता है और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अर्थ से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू। जो भी मतलब अभी आपको इसमें कुछ वो लगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो भी। थैंक यू।